14 अगस्त को WHO ने एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। इस बार ये एमपॉक्स को लेकर था। ऐसा ही कुछ WHO साल 2022 में भी कर चुके थे और 2023 में उसे वापस लिया गया। इस दौरान तकरीबन 99,000 मामले एमपॉक्स के सामने आए और तकरीबन 200 के आसपास मौतें दुनिया भर में इससे देखी गईं। एमपॉक्स के मामले एक बार फिर से जोर पकड़ने लगे हैं, ये फैल रहा है। कई देशों में इसके मामले सामने आ गए हैं। भारत के लिए अब ये बड़ी बात इसलिए हो गया है क्योंकि सीमा से लगते हुए देश पाकिस्तान में भी एमपॉक्स के मामले देखने को मिले हैं। इसके बाद से भारत सरकार अलर्ट पर है। कई अस्पतालों को इसके लिए तैयार किया गया है। एमपॉक्स क्या है, ये कैसे फैल रहा है, इससे बचाव के क्या उपाय हैं, इन सभी बातों को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चारुदत्त अरोड़ा। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले डॉक्टर से समझते हैं कि आखिर एमपॉक्स है क्या डॉक्टर। एमपॉक्स बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मंकी पॉक्स फैमिली, जो कि स्मॉल पॉक्स फैमिली का एक वायरस है और उसके कारण ये वायरल बीमारी फैलती है। ये 1958 में पहली बारी डेनमार्क में कुछ बंदरों पे रिसर्च करते हुए पता चली थी और उसके बाद से मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ये सेंट्रल और साउथ रीजन ऑफ द अफ्रीका, जनरली कॉन्गो, जायरे, ये वाले रीजन्स में पाई जाती है। पहली बार या बहुत सालों के बाद ये बीमारी बहुत ज्यादा अफ्रीका के बाहर भी फैली हुई देख रहे हैं। जी डॉक्टर, यहाँ पर हमने कुछ साल पहले ही एक बहुत बड़े वायरस से जंग जीती है। अभी भी केसेस आते हैं लेकिन काफी हद तक कोविड अब कंट्रोल में है। वो एक अलग वायरस था। इस वायरस में पॉक्स शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। ये और दूसरे वायरस किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं? जो एमपॉक्स है वो स्मॉल पॉक्स वायरल फैमिली का है और वो बिल्कुल भी कोविड से रिलेटेड नहीं है। उसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है कि उसमें चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जैसे स्किन पे ब्लिस्टर्स या रैशेस देखे जाते हैं और मुंह के अंदर जो छाले होते हैं वो बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। ऐसा कोई भी सिम्टम आपका कोविड का नहीं था। इसी के साथ ये जानना बहुत जरूरी है कि एमपॉक्स की जो इन्फेक्टिविटी है, यानी कि जो संक्रमण होने के जो चांसेस हैं वो कोविड से काफी कम है और सिमिलरली इसकी जो फैटेलिटी है यानी कि मौत होने का डर है वो भी कोविड से काफी कम है। जी, तो ये एमपॉक्स फैल कैसे रहा है? एमपॉक्स जनरली हमारा जो मंकी, जो उसका मंकी और प्राइमेट्स और रोडेंट्स यानी कि बंदर और हमारे चूहे, इनके अंदर ये रेजर्वॉयर की तरह वायरस रहता है और ये वायरस एक ह्यूमन को स्प्रेड होता है एंड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हमारा 4 तरीकों से होता है। सबसे पहला होता है स्किन टू स्किन, सेकेंड होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, थर्ड होता है कोई भी बॉडीली फ्लूइड से एक्सचेंज होना और चौथा होता है यदि कोई भी चीज शेयर करना, जैसे कि ग्लासेस, यूटेंसिल्स, इवन बेड शीट्स। यदि किसी मरीज को जिसको एमपॉक्स है अगर उसकी हम कांटेक्ट में आएंगे तो आपको फैल सकता है। तो खांसने या छींकने से ये नहीं फैलेगा? नहीं, ये एक स्मॉल एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं है। ये बड़े रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी कि थूक या जो हमारे बड़े रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके थ्रू फैल सकता है, पर ये छोटे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जैसे कोविड फैलता है वैसे नहीं फैलता। वैसे नहीं फैलता है। जी, तो जो संक्रमित हैं वो कितनी टाइम ड्यूरेशन तक इसको दूसरों तक फैला सकते हैं, किसी को संक्रमित कर सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसको पता होना जरूरी है कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है एमपॉक्स का वो होता है 5 से 21 दिन और उन्हीं दिनों के बीच में ही आप इन्फेक्टिव भी होते हैं और आप दूसरे को भी इन्फेक्शन फैला सकते हैं। यदि आपको आज पहला सिम्टम आया है तो आप अगले 3 हफ्ते तक आइसोलेटेड ही रहेंगे। अगले 3 हफ्ते तक। ठीक है डॉक्टर, आपने बात की सिम्टम की, तो किस तरह के सिम्टम एमपॉक्स में देखने को मिलते हैं? एमपॉक्स का सबसे पहला सिम्टम आता है फ्लू लाइक सिम्टम्स, जिसमें आता है बदन में दर्द होना, मांसपेशियों में जकड़न होना, बहुत तेज बुखार होना जिसपे कंपकपी छुटती है और उसी के साथ साथ आपको जुकाम, खांसी, आंखों से पानी बहना, गले में छोटे छोटे लिम्फ नोड्स की एनलार्जमेंट होना यानी कि सूजन होना और जो सबसे क्लासिकल सिम्टम है वो होता है चेचक जैसे छोटे छोटे ब्लिस्टर्स, रैश में होना जो कि मुंह के अंदर भी हो सकते हैं। ये रैश शरीर में किसी भी अंग में आ सकते हैं, शुरू हाथ से, पैर से, मुंह पे या शरीर के बदन पे होते हैं, फिर ये धीरे धीरे पूरे शरीर पे फैलते हैं और इनमें पानी भरता है और इनका दर्द काफी ज्यादा होता है।
जी, आपने बात की रैशेस की, तो रैशेस तक आने में कितना टाइम लगता है? क्योंकि तब तक तो अगर किसी को इन्फेक्शन है तो वो काफी जगह स्प्रेड कर चुके होंगे, उन्हें 5 days. Generally, first 1 week to 10 days is the most classical period कि आप किसी को वो इन्फेक्ट कर देते हैं। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में पहले 7 से 10 दिन में ही रैश आना शुरू हो जाता है। रैशेस आने शुरू हो जाते हैं पहले 7 से 10 दिन में। ठीक, तो जब आपको ये इन्फेक्शन हुआ तो शुरुआत में जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो तो बुखार के हैं, तो आप लोगों को वहाँ क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो क्या प्रिकॉशंस रखें, किन बातों का ध्यान रखें कि वो शुरू में ही से पकड़ सके, क्योंकि डिफिकल्ट है ये तो। बिल्कुल, इस टाइम पे वैसे भी इंडिया में मॉनसून रिलेटेड इलनेस और फ्लू काफी फैल रहा है, तो फ्लू वाले सिम्टम्स आपके एमपॉक्स में भी होते हैं, पर हर बुखार एमपॉक्स नहीं है। इसीलिए यदि आपको या आपके किसी भी लव्ड वन को सिम्टम्स विद ट्रैवल हिस्ट्री पॉजिटिव हो, यानी कि यदि आप किसी भी देश से ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप पानी के मीडियम से आए या हवा के मीडियम से आए, और यदि आपको कोई भी सिम्टम हो या आप ऐसे किसी इंसान के संक्रमण में आए हों जिसको ऐसा कोई सिम्टम हो, तो आप अपने आप को आइसोलेट रखें। यदि आपके पहले हफ्ते के आइसोलेशन में आपको बाकी के एमपॉक्स से कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं और आपका सीरो पॉजिटिविटी नहीं आता है, देन यू आर सेफ। ना आपको एमपॉक्स है, ना आप किसी को फैला पाएंगे। जी, तो डायग्नोसिस के लिए क्या होंगे? सबसे पहला क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है जो कि सिम्टोमेटिकली होता है। उसके बाद आपकी सीरो टेस्टिंग होती है जिसमें आपके बॉडीली फ्लूइड्स को एमपॉक्स के लिए टेस्ट किया जाता है। ठीक, अगर अब कोई पॉजिटिव पाया गया है एमपॉक्स के लिए, तो सबसे पहले तो आपने बताया कि वो खुद को आइसोलेट करे। बिल्कुल। अब उसके लिए इलाज क्या मौजूद है? इलाज एमपॉक्स का काफी सिम्टोमेटिक है। ऑब्वियसली एमपॉक्स एक फ्लू लाइक इलनेस है, तो सबसे पहले हमें बदन दर्द, बुखार, खांसी, लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग को कम करने के लिए मेडिसिन देनी होती है। उसी के साथ साथ एंटीवायरल टेपिराविमेट वो भी दिया जा सकता है। बट इसका इलाज में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है फैलने से रोकना। यदि रैशेज हैं तो आपके डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके पेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करें, वाटर इनटेक को कंटिन्यू करें, और साथ ही साथ अपने ब्लड टेस्ट कराते रहिए जिससे पता चलता रहे कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो इसमें होती है, जो लोग ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, वो होती है सेप्सिस की, यानी कि इन्फेक्शन जब ब्लड में फैल जाती है, जिसकी वजह से आपको आगे जाके इवन ब्रेन की स्वेलिंग भी हो सकती है। जी, आपने बात की कॉम्प्लिकेशंस की। मेरा अगला सवाल यही था कि कितना खतरनाक हो सकता है एमपॉक्स अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना मिले? जनरली एमपॉक्स एक सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है। एमपॉक्स जनरली 2 से 4 हफ्ते में खुद ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ, आइसोलेशन के साथ ठीक हो जाती है। बट कुछ वर्ग हैं सोसाइटी के, स्पेशली जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज होते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स, छोटे बच्चे, एंड इवन जो वो लोग जिनकी इम्यूनिटी काफी कम है, जैसे HIV पॉजिटिव, कैंसर पेशेंट्स, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स के साथ, आर्थराइटिस पेशेंट्स, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स, इनको इलाज की काफी ज्यादा जरूरत होती है। तो हमेशा हम ये बोलते हैं, यदि इस वर्ग की सोसाइटी में कभी भी ऐसा कोई सिम्टम आए एंड इफ दे आर सस्पेक्टिंग कि उनको एमपॉक्स है, तो प्लीज विजिट योर डॉक्टर एंड अंडरस्टैंड कि आपको किस हिसाब से आगे ट्रीटमेंट आगे बढ़ाना है। जी, डॉक्टर, आपको पता है हमारी सोसाइटी में माता निकलना और इस तरीके की चीजें बहुत होती हैं, तो कई बार लोग घरेलू इलाज के चक्कर में रह जाते हैं बजाय के डॉक्टर के पास जाने के। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप ये बताएं कि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं और सिर्फ बुखार की दवाइयां खा रहे हैं, तो ये कितना नुकसानदायक हो सकता है इसे इस तरह से छोड़ना, या मतलब बिना इलाज के छोड़ देना कि नहीं खुद ही ठीक हो जाएंगे? सो एमपॉक्स कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज बिल्कुल मौजूद है। लेकिन सबसे पहला होता है आप अपने प्रॉब्लम को डायग्नोस करें। डायग्नोसिस के बाद जो ट्रीटमेंट है, यदि आपने अच्छा फ्लूइड बैलेंस मेंटेन किया है, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को शरीर में कम करने की दवाई ली है, डॉक्टर से रेगुलरली ब्लड टेस्ट करवाए हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जैसे सेप्सिस के टेस्ट करवाए हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बट यदि आप कुछ भी नहीं करवाएंगे और केवल बुखार की दवाई लेते रहेंगे, तो शायद आपके लिवर, किडनी और ब्रेन में डैमेज एमपॉक्स की कॉम्प्लिकेशन से हो सकता है। पर यह जरूर याद रखें कि एमपॉक्स यदि आपको है तो प्लीज मास्किंग एंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आप जिस घर में हैं वहां पे कोई और भी हो सकता है और उनको भी फैलने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। जी, आपने 2 बातें की, इससे पहले और एक अभी, के जो जिस घर में आप हैं ये फैल सकता है। तो ऑब्वियसली एक अगर कोई बीमार है तो केयर टेकर वहां पर कुछ मौजूद होंगे। उन लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि वो इन्फेक्शन जिसे है उसको ठीक तो करने में मदद करें, लेकिन खुद भी इन्फेक्टेड ना हो? ये
3 चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहला, यदि कोई संक्रमित है तो उसके साथ कोई भी बॉडीली फ्लूइड या स्किन टू स्किन टच ना हो। सेकंड, उनकी कोई भी चीज को शेयर ना करें, छोटे से छोटे चम्मच से लेके बड़ी से बड़ी बेडशीट तक कोई भी चीज शेयर ना करें। और थर्ड, आप अपना ख्याल रखने के लिए अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, एक बैलेंस डाइट ले, पानी का जरूर ढंग से आप सेवन करें, और साथ ही साथ जैसा मैंने पहले बताया, मास्क एंड सैनिटाइजर, जो कि आपको कोई भी वायरस से 99% तक बचा के रखता है। जी, इससे पहले आपने बात की थी प्रेग्नेंट फीमेल और बच्चों की। कोविड ने जब शुरुआत में संक्रमण आया था तो बच्चों को उतना इफेक्ट नहीं किया था जितना कि एक अडल्ट्स को किया था। यहाँ बच्चे कितने खतरे में हैं उन्हें, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन के लिए होते हैं कि उनकी इम्यूनिटी उतनी नहीं बनी होती है, तो बच्चों का किस तरह से ख्याल रखें? इसके 2 कारण हैं कि बच्चों में ये ज्यादा जल्दी क्यों फैल रहा है, या इनमें बच्चे ज्यादा पोटेंशियली वनरेबल क्यों हैं। सबसे पहला है कि बहुत साल पहले तक स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन हमारे बुजुर्गों को लगती थी, तो उसका जो असर है वो अभी भी जो लोग 40-50 की उम्र में हैं तब तक उनके पास है। पर जो नई जनरेशन है उनको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिला है। दे आर द वंस जिनको सबसे ज्यादा वनरेबिलिटी और रिस्क है, बिकॉज स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन एम पॉक्स की वैक्सीन से काफी मिलती जुलती है, तो वो आपको इनफ प्रोटेक्शन देती है। सेकेंड है कि बच्चों में संक्रमण बढ़ने के चांसेस इसलिए ज्यादा हैं बिकॉज वो एक साथ रहते हैं, एक छोटी जगह पे काफी डेंसली रहते हैं, और उनमें शेयरिंग की हैबिट, जो अच्छी हैबिट होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, तो जिस वजह से वो ज्यादा फैलता है। बच्चों को यही समझाएं कि यदि किसी को भी स्कूल में या किसी भी पब्लिक प्लेस में कोई भी सिम्टम आए, चाहे वो फ्लू का आए या एमपॉक्स का आए या किसी भी इन्फेक्टिव कम्युनिकेबल डिसऑर्डर का आए, तो प्लीज अपने स्कूल में या उस एरिया में नियरेस्ट डॉक्टर को या पेरेंट को इन्वॉल्व करें, सो दैट ये चीज जल्दी से जल्दी पकड़ी जा सके। ठीक, कितने संभावना है कि एमपॉक्स जो है वो कोविड जैसा विकराल रूप ले सकता है? इसकी संभावना बहुत ही कम है कि एमपॉक्स कोविड जितना भारत देश में विकराल रूप लेगा। सबसे पहला, भारत की जो सीरो टेस्टिंग जो स्ट्रैटेजी है, जब हम कोविड जैसी बीमारी से बहुत देशों से अच्छा करके उभरे हैं, तो एमपॉक्स में जब इन्फेक्टिविटी कम है और उसकी मोर्टालिटी रेट, फैटालिटी रेट कम है, तो आई थिंक कि इसमें हमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंडली, हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारे पास इमरजेंसी बेड्स एंड इमरजेंसी मेजर्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड, ये जरूर होना चाहिए। एंड थर्डली, आई एम श्योर आपके माध्यम से और डिफरेंट कम्युनिकेशन वेज से अवेयरनेस फैलेगी कि प्लीज अपने सैनिटाइजर और मास्क को ना भूलें एंड सारे के सारे वेज ऑफ प्रिवेंशन फॉलो करें। सैनिटाइजर और मास्क को ना भूलें। डॉक्टर, एमपॉक्स बहुत पहले से है, जैसा कि आपने बताया भी, इसका कुछ डेटा भी हमारे साथ शेयर किया। क्या वजह है कि अभी बीते कुछ सालों से ही इसके मामले बहुत ज्यादा बढ़ के सामने आ रहे हैं? ये मेजरली 2 रीजंस की वजह से। सबसे पहला है वाइड स्प्रेड ट्रैवल। लोगों की कोविड के लॉकडाउन जब से खत्म हुए हैं 2021-2022 से ट्रैवलिंग बहुत बढ़ गई है। वाइड स्प्रेड ट्रैवल से ये होता है कि आप जो पूल ऑफ प्रॉब्लम्स एक जगह की होती हैं वो आप दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, और वो जो पूल ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें सबसे ज्यादा होती हैं कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स, यानी कि जो बीमारी एक से दूसरे के संक्रमण में आती हैं, चाहे वो थूक से आए चाहे वो किसी और तरीके से आए। उनमें से ही एक ज़ूनोटिक इन्फेक्शन है एमपॉक्स, जो कि पहले केवल और केवल अफ्रीका के कुछ राज्यों में ही थी, पर अब वो स्वीडन, यूरोप, पाकिस्तान और शायद भारत में भी आएगी। तो ये वाली जो है सबसे पहला है वाइड स्प्रेड ट्रैवल। और सेकंड होता है, हमारे बीच में जो 2-3 साल थे उसमें हमने बहुत ज्यादा हमारी इम्यूनिटी डाउन हुई, बिकॉज हम लोग बिल्कुल भी किसी के कांटेक्ट में नहीं आए। तो उसके बाद अब हमारी इम्यूनिटी इज नॉट इम्यून, हमारी जो बॉडी है वो इम्यून नहीं है इन्फेक्शंस को लेके। तो इवन जो छोटा सा फ्लू होता है या एमपॉक्स है वो काफी जल्दी फैलता है। आपने कुछ देर पहले बात की थी कि जिनको भी संक्रमण है वो डाइट पर खास ध्यान दें, तो किन चीजों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए? एक बैलेंस डाइट के अंदर केवल अपने फैट्स को कम करना, प्रोटीन को बढ़ाना और कार्बोहाइड्रेट को मेंटेन करना ही नहीं होता। इसमें आपके विटामिन सी, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, क्रोमियम एंड वाटर, इस सब का ध्यान रखना होता है। अगर आपको अपने बचपन का फूड पिरामिड याद हो, तो जैसे कलरफुल फूड पिरामिड होता है जिसमें
फ्रूट्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स भी होते हैं, ग्रेन्स भी होते हैं, व्हीट भी होती है, मिल्क भी होता है, विटामिन सी, विटामिन डी की भी डोजेज होती है, और पानी का एक बड़ा ग्लास होता है जिसमें सब कुछ होते हैं, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वैसा अपना बैलेंस डाइट मेंटेन करें, और वो ना केवल आपको एमपॉक्स से बट आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखेगा। जी, आपने कहा कि इसके लिए टीका मौजूद है, तो अगर कोई अब उस इंजेक्शन को ले, उस वैक्सीन को ले, तो क्या वो फायदेमंद होगी? अनफॉर्चुनेटली इसका जो टीका है वो इंडिया में मौजूद नहीं है। ये वाला जो टीका है ये ट्रेडमार्क कंपनी जाइनोविस का यूएस में मौजूद है, बट जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन उनके बचपन में लगी थी वो इस टाइम पे पार्शियली प्रोटेक्टेड हैं। और जिनकी मिस हुई थी? मेरी खुद की भी नहीं लगी थी, तो आई एम नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इट। अब आप उसे नहीं ले सकते। ओके, तो कुछ दवाएं या टीका अब आपके लिए इस स्थिति में मौजूद नहीं है, तो वैक्सीनेशन पूरी कराना बेहद जरूरी है, इस बात का ख्याल रखें। कोविड हुआ, निपाह हुआ, अब एमपॉक्स हम देख रहे हैं। बीते कुछ सालों में वायरस जो हैं वो काफी तेजी से फैल रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या मतलब? और ज्यादातर वायरस वही है जो जानवरों से इंसानों में आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। सो इसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है उसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन एक ऐसा शब्द है जिसको साइंटिफिकली जिसका मतलब होता है कि हम स्ट्रक्चर को ही चेंज कर रहे हैं। वायरस अपने अंदर अपने शरीर को बदलाव ला रहा है। जैसे इंसान उन जगहों पे रह रहे हैं जहां पहले कभी जानवर थे, जानवर अब कहां जाएंगे? वो उनके अंदर जो उनकी बीमारियां हैं वो अब इंसानों में फैल रही हैं, बिकॉज वो वायरस अपने अंदर ही बदलाव ला रहा है, इंसान के शरीर को चिपक रहा है और उसके अंदर बीमारियां पैदा कर रहा है। तो क्योंकि हमारा इकोसिस्टम, एक ह्यूमन एनिमल इकोलॉजिकल सिस्टम चेंज हो रहा है, डेवलपमेंट के चलते हम लोगों के पास ज्यादा जगह है, जानवरों के पास कम जगह है, इसी वजह से उनके नेचुरल हैबिटेट की बीमारियां अब हमारे पास आ रही हैं। थैंक्स डॉक्टर। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर चारुदत्त अरोड़ा। इन्होंने आपके तकरीबन हर सवाल के जवाब देने की कोशिश की। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें, देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।